चलिए क्लास 6 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जब आप क्लास 6 का देखिएगा तो पॉलिटी और इकोनॉमिक दोनों साथ में है। तो पॉलिटी को हमने अलग कर दिया, इकोनॉमी को हमने अलग कर दिया। तो अध्याय 2 में क्लास 6 का दूसरा चैप्टर में पढ़ना है आपको सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में। इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं। यहीं से वन लाइनर के फॉर्मेंस कहता है, भारत जो है गांवों का देश है। यह बात सही है, भारत क्या है, गांवों का देश है। भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव है, यह क्वेश्चन बनेगा। भारत में लगभग कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक गांव हैं। लगभग कितने गांव हैं? गाल पे हाथ मत रखिए। लगभग 6 लाख से अधिक गांव है। अब देखिए कृषि कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है और गैर कृषि कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। कृषि कार्य के अंतर्गत आता है गेहूं बोना, चना की खेती, अरहर, मसूर, धान, मक्का इत्यादि का उत्पादन जो है वो कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। जबकि बागवानी करना, डेयरी डालना, मछली पालन करना, मुर्गा पालन, सुअर पालन, ये सब गैर कृषि के अंतर्गत आते हैं। चुनने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि कृषि और गैर कृषि, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो गैर कृषि के अंतर्गत आता है। आए बात समझ में? तो यह तो समझदारी वाला बात है भाई साहब कि कृषि वाला में फसल का नाम होगा और गैर कृषि वाला में फसल का नाम नहीं होगा। देखिए, एक मध्यम किसान परिवार को, जो एक मध्यम किसान परिवार है, आमतौर पर आजीविका चलाने हेतु न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक मध्यम किसान परिवार को न्यूनतम अपनी जीविका, परिवार में कौन कौन होंगे? अपने होगा, पत्नी होगी, बीबी बच्चे होंगे और मां बाप होंगे। ये परिवार हुआ। तो एक परिवार को अपना भरण पोषण करने के लिए न्यूनतम उसके पास कितना जमीन का होना जरूरी है? 5 एकड़। क्वेश्चन बनेगा। देश में किसान के प्रकार, देश में कितने प्रकार के किसान हैं उसको समझिएगा। एक होता है सीमांत किसान। सीमांत किसान का मतलब होता है जिसका सीमा अंत हो गया हो। सीमा अंत कहने का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले, जिनका 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सीमांत। छोटा किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि रखने वाले को छोटा, लेकिन 1 हेक्टेयर से भी कम होगा उसको क्या बोलेंगे? सीमांत किसान बोलेंगे। जिनका 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होगा उसको हम छोटा किसान बोलेंगे। अर्ध मध्यम किसान किसे कहेंगे? जिसका 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम किसान कहेंगे 4 से 10 हेक्टेयर। और बड़ा किसान 10 हेक्टेयर और उससे अधिक भूमि रखने वाले किसान को, जैसे 30-40 एकड़ जमीन। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में किसान को भी कई भागों में बांटा गया है। कैसे? एक है सीमांत किसान। एक क्या है? सीमांत किसान है जिसका जमीन 1 एकड़ से कम है, उसको सीमांत कहेंगे। छोटा किसान जिसका जमीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है। इसके बाद है अर्ध माध्यम। मध्यम भी नहीं, मध्यम कहा था जिसका 2 से 4 हेक्टेयर है। और जिसका मध्य किसान किसे कहेंगे? 4 से 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बड़ा किसान बोलेंगे। अब देखिए, एकदम गांव की प्रवृत्ति को इसमें समझाने की कोशिश की गई है। और हम आपको एक बात बताते हैं, ये 6, 7, 8 हो गया।
9th और 10th का अगर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया जाए तो इसके बाद किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे बीपीएससी प्रशासनिक का है नहीं हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम देखे हैं स्टडी करके, आपको उतने में बहुत सारा बात बन जाएगा। अब देखिए कोचिंग में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का कोई टीचर पर्सनल अगर है तो भाई लंबा लिफाफा पूरा एकदम इतना बना के नोट्स लाएगा, जरूरत आपको कमी का है। आया बात समझ में? और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम रहता है, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन वो भी जरूरी है हमारे लिए, एक क्वेश्चन जरूरी है। देखिए आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज गांव के महाजन से मिलता है। अब ये महाजन क्या है? महाजन जो होता है वो गांव का वह समृद्ध व्यक्ति होता है जो सबको कर्ज देता है, उसको महाजन कहते हैं। तो गांव के किसान जनरली कर्ज किससे लेते हैं? महाजन से लेते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्ति से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव कराते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मर जाते हैं। अब देखिए, सुनिएगा, ये वाला जो लाइन है ना, इसमें खाली आप इतना याद रखिएगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। आया बात समझ में? सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, इसलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब इतना मानी चीज, आप लोग में से जरूर कोई ना कोई सिगरेट पीते होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पीते होंगे। सुनिए, यह बाबू बीच में वो डाल दिया गया है सिगरेट धूम्रपान निषेध है। सिनेमा चलता है तो ना प्रचार बीच में आता है, तो यही सिगरेट है, नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत में छोटे और सीमांत कितने प्रतिशत है? 85% है। छोटे और सीमांत किसानों की आबादी 85% है। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हलवाहा कहा जाता है। हलवाह, हल चलाने वाला। गांव में तो सुने होंगे जी, जो थोड़ा बड़े एकरा में थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे तो हलवाई हो जाएगा, तो मिठाई बनाने वाला हो जाएगा। हलवाहा कहते हैं हल चलाने वाला को। गांव में छोटे और सीमांत किसान कितना प्रतिशत है? 85% है। आया बात समझ में? और बड़े जो किसान होते हैं ना, वो अपने घर में 1-2 आदमी हमेशा रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हलवाहा। पहले हल चला के खेती किया जाता था, अब ट्रैक्टर से होता है। वाह, बड़ा बढ़िया ये बात है बउआ। आज ही लगता है कि हम जनगणना का एगो टॉपिक अपने चैनल पे डाले हैं। जनगणना, हाँ, मेरे चैनल पे जाइएगा। जनगणना 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां का है, जनसंख्या वृद्धि दर कहां का है, लिंगानुपात कहां का है, शिक्षा ज्यादा कहां का है, इससे संबंधित हम आज एक वीडियो बना के डाले हैं, सिर्फ शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए, आप लोग के लिए सिर्फ हम बनाए हैं। उस पे स्पष्ट लिखा हुआ है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जनगणना। क्यों? क्योंकि जनगणना के बारे में यहां चर्चा जरूर कर दिया है, लेकिन उसकी जानकारी हम उसमें बढ़िया से दे दिए हैं, याद करवा दिए हैं टेक्निकली। आया बस समझ में? उसको जाकर देख लीजिएगा जरूर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए किस पर निर्भर है? अब यहां से क्वेश्चन बन गया कि भारत में कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 55%। यह गणना 2011 के हिसाब से है, अब शायद बढ़ा होगा या घटा होगा। दो 2011 जनगणना के हिसाब से हमारे भारत में कितने प्रतिशत किसान हैं? 55% किसान हैं। कृषि 7वीं अनुसूची के राज सूची का विषय है। बताइए पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? 7वीं अनुसूची में कृषि के बारे में हम चर्चा नहीं किए थे? जो खादवा डालता था, जो जेल में चला गया था, याद है आप लोग को? पुलिस आया था। तो कृषि जो है वो 7वीं अनुसूची में पढ़ना है, और 7वीं अनुसूची में भी किसमें पढ़ना है? राज सूची का विषय है। ये बात तो समझ में आ गया होगा।
स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? राव, पंजाब के थे, राव देशमुख थे। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहां किया गया? पुदुचेरी में। सारा क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये नहीं सोचिएगा कि 6 क्लास का है, सारा क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कब हुआ था? 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके तुरंत बाद। और उसी समय भारत के कहां हुआ था? पूसा में हुआ था। आया बात समझ में? यहां है भारतीय कृषि अनुसंधान, यहां है प्रथम कृषि विज्ञान, यह है अनुसंधान और यह है विज्ञान। विज्ञान 1974 में, और उसके बाद 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कहां हुआ था? पूसा में हुआ था। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। अच्छा, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं? स्वामीनाथन, बोरलॉग, और भारत में स्वामीनाथन। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। अरे जल का प्रबंधन करेंगे तब ना कृषि होगा, तब ना हरियाली होगा जी। सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक पशु वाला राज्य कहां है? उत्तर प्रदेश। गरीब की कामधेनु किसको कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि गरीब की कामधेनु किसको कहते हैं? बकरी को। अगला चैप्टर है अध्याय 3, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। शहरी जीवन यापन के स्वरूप क्या है सो देखिए। बिहार का सबसे बड़ा शहर क्या है? पटना है। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित। सड़क के दोनों तरफ लगी दुकान जो कि अस्थायी तौर पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फुटपाथ दुकान कहते हैं। आया बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे? फुटपाथ दुकान कहेंगे। हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचते हैं हमारे देश में। हालांकि ये 2011 ही सबकी जनगणना 1 करोड़ बेचता होगा। हमको लगता है कि पटने में देखिएगा तो तनी वनी नहीं है, बिहार में उतना आपको आदमी मिल जाएगा। एक माल 10 रुपए नहीं बेचता है। चलिए कुछ दिन में आप लोग भी बेचिएगा। काहे नहीं निकलेगा? काहे नहीं? ऐसे बैठ के पढ़िएगा तो निकलेगा? आप लोग तो मास्टर को पढ़ाने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग से एग्जाम नहीं निकलेगा। निकलेगा ना जब मास्टर के पढ़ा देता है और खुश भी होता है कि देख ले रे आज गर्दा मचा दे लिया। एक दिन हम चाय पी रहे थे तो 2 औरत को बतिया रही है, हमरा एकदम सही बता रहे हैं एकदम, हमरा खाली निकले तो ना उसको हम छोड़ देंगे, पतिया के छोड़े लगी बतिया रही थी। समझ गए? एक दिन हम क्या सुने, अब मेरा आदत है हमको कहीं देख लीजिएगा, कल हम अमरूद खरीद रहे थे और 2 गो लेकिन हम रेस्टोरेंट अमरूद खरीद रहा है, हमको देखा नहीं। इसलिए जो बतियाते हैं सब हमको पता चलता है। कोई मास्टर के कहीं कुछ किया होगा, देख ले यार सर के गर्दा उड़ा दे लियो, कितना क्वेश्चन पूछ लिया हो, बड़ी बच्चा लोग खुश होता है ये सब सोच के क्या तो गर्दा मचा दे लियो। चलिए लगभग कितना लोग सामान बेचता है? 1 करोड़ लोग। आया बात समझ में? देखिए इकोनॉमिक्स में ना 2 चैप्टर बड़ा बढ़िया से आपको पढ़ना है, 6, 7, 8 पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देंगे। मेरा मन अगर खुश रहा तो हम आप लोग को पंचवर्षीय योजना का डेट याद करवा देंगे। बड़ा क्वेश्चन वहां से पूछता है पंचवर्षीय योजना का डेट। पंचवर्षीय योजना में कौन सा योजना में क्या काम किया गया ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद टैक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। आया बात समझ में? तो ये सब अगर मेरे मन पे डिपेंड करेगा। इस सिलेबस का पार्ट स्टैंडर्ड लेवल का है, अब हमको कोई दबाव तो दे नहीं सकता है क्योंकि हम तो सिलेबस पढ़ाइए रहे बढ़िया से, है ना। तो सुगा
बढ़िया से रह जा। गांव कितना प्रतिशत है भारत में? सुनो, कितना गांव है भारत में? तुरंत भुला गया। 6 लाख गांव है, 6 लाख से अधिक गांव है। कितना प्रतिशत गांव का भारत का लोग कृषि पे आश्रित है? 55%। क्लियर है? कितना लोग फुटपाथ पर सामान बेचता है? 1 करोड़। क्लियर है? भारत में लगभग 5000 से अधिक शहर है। हाई होगा शहर, तुम देख लो, बिहार में देख लो कितना शहर होगा। शहर किसे कहते हैं? पटना शहर नहीं है, शहर से बड़ा है। महानगर है, नगर है। रैन बसेरा किसे कहते हैं? सुनिए, देख लो, तो होने काम लायक चीज है। बेसहारा लोगों के रहने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया अस्थायी घर रैन बसेरा कहलाता है। अस्थायी घर क्या कहलाता है? रैन बसेरा कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए, कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक छोटा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में बचाता है ताकि सेवानिवृत्त होने के पश्चात जब वह काम करने में सक्षम ना हो तब इस बचत राशि का क्या हो? उपयोग हो। हर कोई चाहता है। आप भी कल जॉब कीजिएगा तो, या आपके पेरेंट्स भी जब जॉब करते हैं तो जरूर जीवन के लिए, देखिए बात याद रखिएगा, भविष्य के लिए हमेशा बचा के रखना चाहिए। थोड़ा सा आपके पेरेंट्स आपके लिए बचा के रखे होंगे। आपकी बहन होगी तो आपके पापा एकदम संजो के रखे होंगे कि बेटी की शादी करना है, तो हर व्यक्ति करता है। भविष्य निधि जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ईपीएफ नाम तो जरूर सुने होंगे। ये जो सरकारी नौकरी में जाइएगा ना, टीचर बन के, पूरा कटेगा। पीपीएफ, जीपीएफ, इसको याद रखना और सर्च करना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आया बात समझ में? कम से कम दिमाग में जरूर रखना, ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ। काहे? हो सकता है कि भविष्य निधि क्वेश्चन यहां से उठा दे, अब एक ही 4 ऑप्शन डाल दे, तो आप पी 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 करते रह जाएगा। वहां पे महा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो लगेगा कि हम काश सर का बतिया मान के ध्यान दिए होते। क्यों? अभी भारत में, खास करके बिहार में, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसको पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। कल हम एगो का देखे यूट्यूब पर, वहां लिखा हुआ था मात्र 99 रुपया में पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक, और उसमें और क्या लिखा हुआ था? 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव और प्लस में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ। पीडीएफ निकालने में 12000 रुपया लगेगा। 100 रुपया में दे दो, लेकिन फोटोकॉपी कराने में कितना लगेगा? हम जोड़ के देखें तो 12000 रुपया लगेगा फोटोकॉपी कराने में खाली। अब बताइए कि 7000 क्वेश्चन है संभव? अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कितनों क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बना के कभी कंसेप्ट क्लियर हुआ है आज तक? है? पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सब याद रखिएगा, ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ, है ना। अगर बाबू जिंदगी में इसका आनंद लेना चाहते हो, किस्मत वाले को ही मिलता है, समझ गया। ई पटेला फिर से, पटेला पटेला फिर से, गर्लफ्रेंड पटेला फिर से, याद रहेगा। चलो, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जीवन यापन के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्र में काम करते, ये सच्चाई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग, सबको सरकारी नौकरी कहां मिलता है? आया बात समझ में? देखिए, प्राइवेट में भी सैलरी कम नहीं है, पर सिक्योरनेस नहीं है। चला जी, जानते हैं आपका एक सरकारी नौकरी आपके पूरे परिवार को रास्ते पे ला देता है, जिंदगी जीने का एक तरीका ढूंढ ला देता है, एक नौकरी। अब ये डिपेंड करता है आप पर। कल चावा पीते वाला बतिया सुने तो हमको अजीब लगा कि छोड़ दे नौकरी वाला के बाद। आइए, लेन देन वाला ध्यान दीजिए, लास्ट चैप्टर। लेन देन का बदलता स्वरूप क्या कहता है? जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है, उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं।
मुद्रा विनिमय प्रणाली का मतलब होता है, पुराने जमाने में क्या होता था कि सामान के आदान प्रदान करके आजीविका चलाया जाता था। किसी के पास दूध है, उसको दही नहीं है, दही ले लो, दूध दे दो। आया बात समझ में? चावल है, दूध है, इंटर कन्वर्ट होता था। लेकिन अब मुद्रा से अगर हम कोई चीज को जाके खरीदते हैं, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है, उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विनिमय प्रणाली। बाबू, एक होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली, एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। दोनों को समझना है। वर्ड पर यहां हम अंडरलाइन कर दिए, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु की खरीदारी आप वस्तु के बदला में कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, हमको चावल की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, हम बदला बदली कर लिए, उसको कहेंगे वस्तु विनिमय। इकोनॉमिक्स में ही सब पढ़ना ही होता है। मुद्रा विनिमय, अगर किसी वस्तु को हम पैसे के माध्यम से खरीदते हैं, डायरेक्ट सामान खरीद लीजिए पैसा देकर के, तो मुद्रा विनिमय कहेंगे। प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। पहले कौड़ी चलता था, शुरुआत में कौड़ी चलता था, इसके बाद टक्का, सिक्का, पता नहीं पैसी, 10 पैसी, 1 पैसी आया, बदलते बदलते सब बंद हो गया। तो प्राचीन काल से जितने भी पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने हिसाब से अपना मुद्रा चलाते थे। आया बात समझ में? तो प्राचीन काल से लेकर अभी तक निरंतर उसका स्वभाव और रूप क्या होता रहा है? बदलता रहा है। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था, यानी कि पहले मुद्रा सिक्का वाला नहीं चलता था, पहले वस्तु मुद्रा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते थे। वस्तु मुद्रा क्या होता है? हमारा बुजुर्ग इतना पानी है, चाहिए आपको पानी, आप अपना वाला 1 लीटर दूध हमको दे दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। तो प्रारंभ में वस्तु विनिमय की प्रथा थी। अभी भी गांव वगैरह में देखे होंगे कि चावल के बदला में कोई सामान मिलता है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्या बाबू, हम धातु मुद्रा, तो जैसे सोना, चांदी, वो सब देकर के सामान लिया जाने लगा। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने भाई साहब? तो भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, हून और पणम का चलन था। यानी कि याद रखिएगा, यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, इस लाइन को छोड़ दीजिए। भारत में कागज नोट छापने तथा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। ये तो सबको पता होगा कि भारत में कागज नोट छापने का अधिकार सिर्फ किसको है? आरबीआई को है। लेकिन अभी भी नकली नोट छपता है बाबू। पटना में आज के डेट में भी 10 जगह नकली नोट छप रहा होगा। एकदम फोटो कॉपी कर देता है, दुकान में चला देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पकड़ाला के बाद उस पर राजद्रोह का केस लगता है, वो जिंदगी भर जेल से बाहर ना निकलेगा। लेकिन रियली में याद रखिएगा, पैसा छापने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपए का नोट के जारी करेगा? वित्त मंत्रालय। वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को क्या दे दी है जी? एटीएम कार्ड दे दी है। डालो, हरा हरा पैसा होने से निकल जाएगा। एटीएम कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक। यहां से क्वेश्चन बनेगा, एटीएम कार्ड को कौन सा मुद्रा कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कागज के नोट को ही कागजी मुद्रा कहा जाता है। कागज के नोट को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसको है? वित्त मंत्रालय के पास है। सिक्का भी जारी करेगा, 1 रुपया का नोट भी जारी करेगा। भारत में 4 स्थानों पर नोट छापे जाते हैं, जिसको टकसाल कहते हैं। नोट छापे जाते हैं, जगह क्या बोलते हैं? टकसाल कहते हैं। नासिक में, सालवनी पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक मैसूर में, मध्य प्रदेश देवास में। भारत में 4 जगह नोट छापे जाते हैं। आया बात समझ में?
बढ़िया रहता कि नोट छापे के एगो मशीने मिल जाता है। बढ़िया ना पढ़ लिख के अधिकारी चला जी। अरे बीपीएससी तो प्रथम सीढ़ी है आपके जीवन का, आपके जीवन का प्रथम सीढ़ी होना चाहिए। अरे जब आपको खुदे पे भरोसा नहीं है तो फिर आप पे कौन भरोसा करेगा? जिस व्यक्ति को अपने पे भरोसा नहीं है, आप कहिएगा आप पे कोई और भरोसा कर ले। पहले खुद पर भरोसा रखिए। तो आप लोग खुद पर भरोसा ना रखिए, दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस चीज को। नासिक, साल्वोनी, मैसूर और देवास, ये 4 जगह पर नोट छापे जाते हैं। एक क्वेश्चन बनने का पूरा संभावना है। आगे देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यानी कि सिक्योरिटी पेपर मिल ब्रांड होता है ना, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कोने कॉपिया मिलता था, क्लासमेट वगैरह का मिलता है, वैसे ही ब्रांड है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1967 में। क्यों नहीं क्वेश्चन यहां से बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। भारत में कुल 4 टकसाल हैं, आया बात समझ में? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे पैसे सिक्के क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। सिक्के ढाले जाते हैं, उसको टकसाल कहते हैं। और जो जहां पे नोट छपता है वो 4 जगह यहां है। तो याद रखिएगा, 4 को नोट छापने का जगह और 4 जगह क्या होगा? सिक्का बनेगा। ढलाई किया जाता है सिक्कों का। भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत का मौद्रिक नीति, मेरा कहने का मतलब है, नोटबंदी हुआ था ना, तो नोटबंदी कौन चालू करवाया? आरबीआई। नरेंद्र मोदी के सहयोग से बंद हुआ जरूर, लेकिन उसको चलाने का प्रावधान किसने लागू किया? आरबीआई ने। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कहां चला गया? क्या होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ये था आपका क्लास 6। अब इस क्लास 6 में आपको मटेरियल लेकर के वह पॉइंट खाली अंडरलाइन कर देना है जहां से क्वेश्चन बनेगा। आया बात समझ में? चलिए 7 डालिए, तो 7 क्लास 7 का डालिए। पंचवर्षीय योजना हम आपको याद करवा देंगे कल, ठीक है? 6, 7, 8 का एससीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लीजिए इकोनॉमिक्स में। अब पंचवर्षीय योजना हम अपने तरीका से याद करवा देंगे, ठीक है? क्लास 7 में लगता है कि एक ही चैप्टर है कि या 2 चैप्टर है? छोटा छोटा चैप्टर एकदम है, पॉइंट ज्यादा था ही नहीं। हाँ, 6, 7, 8 4 को चैप्टर है। 1, 2, 1 के 1.5 पन्ना में सब हो जाएगा। हम वही बात डाले हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट था। 6, 7 इसमें कुछ नहीं, 8 में थोड़ा सा दम है। आया बात समझ में? चलिए, मीडिया और लोकतंत्र। 2008 में बिहार में बाढ़ आया था। कब? 16 अगस्त को। देखिए, मनरेगा और एक होता है नरेगा, दोनों एक ही चीज है। कहता है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। एक चीज समझ में आया कि मनरेगा को क्या बोलते हैं? नरेगा। ये है क्या? यह गरीबों के लिए एक रोजगार का साधन है। आया बात समझ में? जिसमें
कुड़ाई वगैरह जो किसान करते हैं ना, कोई चीज नली नहर बनाने का, तो उसमें मनरेगा के तहत क्या मिलता था? रोजगार मिलता था। तो यह याद रखना है कि मनरेगा जो आज नाम है मनरेगा, उसका नाम पहले क्या था? नरेगा था। अपन समाचार, ये क्या है? अपन समाचार मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क एक प्रकार का समाचार निकलता है जो ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क है। ये कहां का है? मुजफ्फरपुर का है। मीडिया अंग्रेजी शब्द जो है ना, मीडियम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम। यानी कि इस चैप्टर में उजुल फुजुल बात था, मीडिया और लोकतंत्र के बारे में चर्चा किया गया था। तो याद रखिएगा कि बिहार में अगर मीडियम की बात की जाए या मीडिया की बात की जाए तो बिहार में मीडिया था क्या? मुजफ्फरपुर जगह में अपन समाचार। विज्ञापन की समझ में कुछ खास नहीं है। क्या है? हमारी त्वचा में विज्ञापन की समझ का मतलब क्या है, सो समझिए। विज्ञापन आप देखते होंगे टीवी प्रचार में, फेयर एंड लवली लगा लो, गोरी त्वचा पालो। तो विज्ञापन के इस किताब में कहा गया है कि विज्ञापन की समझ आपको होना चाहिए कि क्रीम लगाने से कोई आदमी गोरा नहीं होता है। विज्ञापन की समझ जो चैप्टर है वो क्या? अच्छा, क्रीम लगाने से गोरा होगा? कोई हो जाता है गोरा? अरे वो गोरा नहीं होता है, उसका स्किन का जो बाहरी लेयर होता है वो जल जाता है। बाहरी लेयर जो होता है ना, वो क्रीम में ऐसा पाया जाता है केमिकल कि उसके वजह से उसका स्किन जल जाता है, तो लगता है कि गोरा हो गया है। हम तो कहीं क्रीम न लगाते हैं, आज तक क्रीम न लगेले हैं। सांवला रंग सबसे बढ़िया होता है, टेंशने खत्म। ब्राइटनेस कम करो चाहे ज्यादा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांवला रंग कृष्ण भगवान का रंग है। और एक बात जीवन में याद रखिएगा, अब जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में कोई रंग मतलब रखता है क्या? क्वालिटी, टैलेंट। नौकरी लीजिए, फिर देखिए अब ई विज्ञापन की समझ के बारे में इस चैप्टर में यह कहा गया है कि भाई साहब आप क्रीम लगाने से गोरा, ऐसे बैठल हैं जी। हाँ अनारकली चालू करो। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझते हैं। आइए कोई बात नहीं, थक गए पढ़ते पढ़ते। सुनिए तो क्या है, एक बहुत नॉलेज वाला बात बताते हैं। हमारी त्वचा में क्या पाया जाता है? मिलेनिन पाया जाता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। क्या है भाई? मिलेनिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जेकरा में मिलेनिन होता है ना ज्यादा, ओकरा कैंसर नहीं होता है, स्किन कैंसर कभी नहीं होगा। सांवला आदमी का तुम कैंसर कभी नहीं देखा होगा, बड़ी कम। हीरो हीरोइन को देखा होगा, ज्यादा कैंसर होता है। काहे? खूब क्रीम पाउडर लगाता है। समझ गया? जिन लोगों की त्वचा में मिलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, जिसमें कम होती है वो गोरे दिखते हैं। ये भी एक नुकसान है। जिसमें मिलेनिन की मात्रा अगर कम है वो गोरा दिखेगा। तो तनी सोच रहा होगा कि तो एक गिलास रोज मिलेनिन पी लेते हैं ऐसा ठीक हो जाएगा। ये नेचुरली बॉडी में पाया जाता है, आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। आया बात समझ में? मिलेनिन जो होता है वो नेचुरली पाया जाता है। जिसमें मिलेनिन ज्यादा होगा उसका रंग सांवला होगा, सूर्य की किरणें उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। और जो गोरे होंगे उनमें मिलेनिन कम होगा, सूर्य की किरण क्या करता है? चेहरा का झकझोर देता है, काला देखते होंगे। धूप में निकलते होंगे तो गोरा आदमी तुरंत सांवला हो जाता है, लेकिन सांवला आदमी उतने रहता है। सूरज शर्मा के साइड हो जाएगा, बस तोरा क्या करे हूं। तो क्या सीखने को मिला? एक शब्द सीखने को मिला इस चैप्टर में, मिलेनिन शब्द सीखने को मिला। और यह शब्द बहुत चीजों पर से पर्दा भी उठाने के लिए काफी है कि मिलेनिन जो आदमी सांवला होता है। अब आज के बाद से भाई लोग सुन लो, जब तुम शादी करना तो ये मत बोलना कि लड़की सांवली है, बोलना कि मिलेनिन की मात्रा ज्यादा है। क्या बोलना? इन्हें बोलना कि सांवला वगैरह, बोलना कि तनी कोई बात ना है, तनी मिलेनिन की मात्रा ज्यादा है। आए बात समझ में? और जो गोर रहेगा उसका से शादी उदी नहीं करना। क्या है? वो कहीं कैंसर हो जाए तो मर जाते हो, क्या कि मिलेनिन की मात्रा ओकरा में
कम है। देखो बाबू, हम उसके लिए कह रहे हैं जो सांवला है, ओकरा तरफ से हम बात कर रहे हैं। चलो, प्रिंसों में मिलेनिन कमे है नहीं अब जो लोग सांवला होगा पूरा खुश हो जाएगा। तो ये मत सोचे कि मिलेनियन ऐसे गाड़िएगा तो निकलेगा, उस शरीर में नेचुरली पाया जाता है। आया बात समझ में? चलिए, इसलिए इस चैप्टर में कहा गया था कि आपको समझ किसका होना चाहिए? विज्ञापन का। बच्चों को समझाने के लिए चैप्टर दिया गया कि देखो बाबू, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। क्रीम तो लगाना ही नहीं चाहिए सर, क्रीम कभी यूज नहीं है। हम सेविंग भी कराने जाते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए, हम कभी क्रीम नहीं लगवाते हैं, कभी नहीं, हमको याद नहीं है कभी क्रीम भी लगाते हैं। और वो अथिया दे होता है फिटक्रिया, हम बोलते फिटक्रिया लगा दे, बोलबो करता है कि सर कुछ नहीं लगवाते हैं। हमको लेकिन जरूरतें नहीं है भाई, अब उम्र में क्रीम लगा के क्या करेंगे? ऐसे क्रीम ओकरा शोभता है जितनी डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, सेंट टेंट मारा, चल दिया ऑफिस में। अब कुदारी चलाने वाला आदमी के सेंटो काम करेगा बाबू? वक्त है पढ़ लो, बार बार घूम के बतिया वहीं हम ला रहे हैं। वक्त है पढ़ लो, छोड़ो हटाओ। देखो बाबू, हमारे आसपास के बाजार, हमारे आसपास के बाजार में चेला जी क्या पढ़ना, चिंता मत करिए, हम आप लोग से नाराज नहीं है। एक दो दिन के बाद हम तुरंत ला देंगे इंपॉर्टेंट, जैसे याद करवाते थे ना विकास सर बैक, तुरंत वैसे याद कराना चालू करेंगे। इकोनॉमिक्स में 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हम वैसे याद करा देंगे चेला। पहले इसको बढ़िया से पढ़ ला, जो आयोग कहा है उसको पहले बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए चेला। देखिए, हमारे आसपास के बाजार, साप्ताहिक बाजार लगता है, सबको पता है। हर गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है कि नहीं लगता है? कोई के बुध के लगता होगा, तो उस दिन आदमी बाजार करने जाता है और सप्ताह भर के सब्जी ले लेता है जी। हरा सब्जी लेगा तो 2 दिन चलेगा, बाकी आलू उलू ले लेता है तनी। सप्ताह में गांव के आदमी 2 दिन बाजार जाता है। तो नहीं, ऐसा ना है कि शहर के मारली हॉरन हो बाजार गए 1 दिन का सब्जी लेके आए, नहीं, गांव में 3-4 दिन का सब्जी लिया जाता है। शहर में मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। जगनारायण मसाला व्यापारी पटना सिटी का, मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। प्रचार तो कर रहा है, किताब पैसा उसा लिया होगा। तो साप्ताहिक इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आपको पूछेगा। बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुड़ियां, हमारे टाइपिस्ट में पगला गया का? कड़िया है बाबू, वो टाइपिस्ट हमें लग रहा है कि अभी उसको छुट्टी देना पड़ेगा 1 आध दिन। जितना हम मेहनत कर रहे हैं बेचारा उतना वो कर रहा है। कड़िया है, वह कुड़िया समझ रहा है। श्रृंखला की कड़ी। चलिए आज हम सब इकोनॉमिक्स के कड़ी में अगला चैप्टर पढ़ते हैं। कड़ी का मतलब होता है जोड़। बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ी है। बाजार क्या है? बाजार श्रृंखला क्या है? खरीदने और बेचने की एक कड़ी है, जोड़ है। आप बाजार में जाते हैं तो वहां कोई बेचने वाला बैठा हुआ है और आप खरीदने वाला जाते हैं, तो बाजार अगर नहीं रहेगा तो खरीद बिक्री होगा क्या? नहीं होगा। बाजार नहीं रहेगा तो खरीद बिक्री होगा क्या? नहीं होगा। तो बाजार एक ऐसा जगह है जहां से हम किसी चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसलिए कहा गया है कि बाजार जो है खरीदने और बेचने की क्या है? श्रृंखला की कड़ी है। कुड़िए है किताबों में, हमारे पीडीएफ में ना, तो तू कड़िया कर दा, वो किताब में 100 गलती दिले है। बिहार बोर्ड पे हम खोज रहे हैं, नंबरें नहीं मिल रहा है। नंबर मिलेगा ना तो चूंकि पूरा किताब का अपने से स्टडी किए हैं, उसको हम 1000 गलती बताएंगे। हर्षाई, दीर्घाई, ऐसा ऐसा 1000 गलती है। तो कुड़िया को क्या समझिएगा?
कड़ियां। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार का होता है। मखाना सबसे ज्यादा कहां होता है? कहां कहां? दरभंगा, मधुबनी। अब एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज्यादा मखाना कहां होता है? बिहार में होता है। सबसे ज्यादा मखाना बिहार में होता है। सुनिए, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मखाना की खेती का क्या है क्रम? कैसे होगा भाई? ये जगह है, मखाना की खेती क्रम क्या है? पहले गुड़िया निकालना, फिर गुड़िया से लावा बनाना, वो जो उसका दाना होता है उसको क्या बोलते हैं? गुड़िया। वो खेले वाला गुड़िया नहीं, उसका नाम है गुड़िया। स्थानीय आदतिया थोक खुदरा उपभोक्ता। अच्छा, ये बोल रहा है ना कि इसको बेचा कैसे जाता है, तो इसको थोक में बेचा जाता है और खुदरा में उपभोक्ता क्या करता है? इसको खरीदता है। इस चैप्टर से खाली एक चीज समझ में आया कि पूरे देश का 85% हिस्सा का मखाना का जो खेती कहां होता है? अकेले बिहार में होता है। अब बिहार का कौन कौन सा जिला प्रभावित है इस खेती से? समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी। बस ये 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्या बनेगा? 85% और ये जगह का नाम दिमाग में रखना होगा। बस यही क्वेश्चन आपका बनेगा। चले मंडी घूमने, मतलब इसमें आप देखिए पूरा बाजारे के बारे में दिया गया है। मंडी घूमने गए तो क्या हुआ? देखिए, अब आ रहा है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का झलक। शब्द न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? जैसे चावल है तो देखे होंगे चावल का न्यूनतम मूल्य एक निर्धारित किया गया है, तो वही रेट लगभग हर जगह मिलता है, नहीं मिलता है? कोई कहीं कहीं पे 1 रुपया ज्यादा हो सकता है, 1 रुपया कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अरवा चावल यहां 20 रुपया है तो बिहार के दूसरा कोना में जाएगा तो 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार क्या कर देता है? उसको तय कर देता है। अच्छा, आप एक चीज मंडी में जाते होंगे तो आम वाला को देखते होंगे, सम आम वाला एक रेट रखता है। कैसे एक रेट रखता है? जहां से वो खरीदता है वहीं पे उसको बता दिया जाता है कि 40 रुपया में खरीदी था तो 60 रुपया में बेची है। अब उस सारा दुकानदार को तो पता चलेगा कि कोई 40 रुपया में खरीद कर 45 में बेच रहा है, तो सब उसी से खरीद लेगा। तो ये सारा जो मूल्य होता है वो एक जगह निर्धारित होता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिले धान के कटोरे के नाम से जाने जाती है। इधर धान बहुत ज्यादा होता है। हमारा इलाका इधर पड़ता है, इधर इसी के आसपास में है, आसपास में है। आया बात समझ में? औरंगाबाद एग्जैक्ट नहीं है। अब सुनो मेरी बात, हम खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज के 10 साल पहले धान बहुत कम होता था मेरे घर में। आज के डेट में धान इतना होता है कि पहले धान क्या होता था? कम होता था तो घरे में उसीना जाता था और मिल में कुटवाया जाता था। अब कोई उसीनता नहीं है, अब खेते में से बिक जाता है। आया बात समझ में? और हम लोग को भी पता नहीं था कि इतना अच्छा इनकम होता है, हम लोग को जल्दी में पता चला। हमारा लगता है कि 32 या 35 बीघा जमीन है, 30 प्लस है जमीन हमारा, 30 बीघा के प्लस है, और ट्रैक्टर से खेती होता है। हमको एक दोस्त गांव का बताया कि हमारे 5 बीघा 6 बीघा जमीन है, से 40-50 हजार रुपये हम खा पी के बचा लेते हैं धान में। 50 हजार बचा लेता है। पता किया तो पता चला कि बढ़िया बिक जाता है धान और गेहूं दोनों। मैंने देखा जाए कि अगर कोई आदमी बढ़िया से काम करे तो 10 से 15 लाख रुपए आराम में गेहूं धान से सालाना बचा सकता है। तो 1 लाख रुपया मंथली ना हो गया। कैसे संभव हुआ? हरित क्रांति के वजह से संभव हुआ। गांव में कृषि जो है ना, उन्नत बीज को लगाने की वजह से क्या हुआ? कृषि बहुत उन्नत होने लगा। इसीलिए इन इलाकों को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। अच्छा, ये हमारा दक्षिण पश्चिम का इलाका है। उत्तर के इलाका में क्यों नहीं होता है? बाढ़ के कारण नहीं होता है। बाढ़ प्रभावित इलाका है। कौन सी नदी? कोसी नदी। बिहार का शोक उसको कहते हैं। कोसी नदी की सबसे खराब आदत पता है क्या है? कोसी नदी हर साल अपनी धारा बदल के आती है, किसी फिक्स धारा में नहीं आती है। अगर वो किसी फिक्स धारा में चलना प्रारंभ कर दे तो लोग दिमाग लगा ले कि चलो इसमें कुछ हम व्यवस्था कर देंगे। पर कोसी नदी कभी इधर से
इस साल बर्बादी एरिया में करेगा तो अगला साल बर्बादी उस एरिया में करेगा। और जिस एरिया में बर्बादी करता है ना, उस एरिया में समझिए कि 5-10 साल तक कुछ नहीं होगा, पूरा बर्बाद, खेत डूब जाएगा सबका, घर डूब जाएगा सबका। हमारा एक दोस्त है, सोनू सर नाम है, उनका सर्टिफिकेट जितना था ना सब बह गया पानी में, तो फिर जाके बेचारा दोबारा निकलवाए, सब चीज रात में बह गया। बोले कि सर हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग का बाढ़ में भी घर आएगा कभी। अच्छा, उन सब इलाकों में ज्यादातर लोग पक्का का मकान भी बनाना पसंद नहीं करते हैं। उधर से कोई है? कैसा उधर का माहौल? पक्का का मकान रहता है ज्यादा, नली इलाका में नहीं रहता होगा। उन लोग कैसे जीविका चलाता होगा अपना? सरकार उन लोग का योगदान देता है, कभी कभार दे दिया। नौकरी लीजिएगा, आप लोग का जीवन एकदम सफल हो जाएगा। आप लोग भी प्रभावित होते हैं उस चीज से? थोड़ा दूर है? अच्छा सुनिए, धान वाला इलाका तो समझ में आ गया, गेहूं वाला इलाका देख लीजिए क्या है। बक्सर जिले धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन? बक्सर जिले नहीं, ये सब इलाका। गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां है? सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया, इन इलाकों में धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। मतलब बिहार में ये इलाका थोड़ा ठंडा इलाका पाया जाता है, और जो धान का इलाका होता है वो गर्मी, गया कने गया ऊपर, गया में गर्मी नहीं पड़ता, ज्यादा नीचे है। गया में दोनों होता है, ठंडो पड़ता है और गर्मियों पड़ता है। तो इतना बात तो आपको हम समझा दिए थे कि भाई साहब अगर रबी की फसल करना होगा तो ठंडा चाहिए, और खरीफ फसल करना होगा तो गर्मी चाहिए। सरसों किन इलाका में होता है? सरसों को देखिए, बिहार में सरसों होता है, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत प्रचलित है। जूट का उत्पादन कहां होता है भाई साहब? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार का है। क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा, एकदम बनेगा। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी क्या है? मांग है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। स्वतंत्रता से पहले बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बाप रे बाप, चीनी मिल यहां बहुत था, अभी भी है पर एकदम खस्ता हालत में है। आया बात समझ में? भारत देश में पूरे बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। सोचिए, चीनी ज्यादा यहां होता था, गन्ना की खेती यहां होता था। 1942-43 में बिहार राज्य में 32 गो मिल था, अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया 32 मिल। लेकिन अब चीनी मिल की संख्या बिहार में काफी कम रह गई है। खत्म। चलिए, टाइम भी हो गया। कल 8 क्लास वाला पढ़ेंगे और कल ज्यादा समय रहेगा। सुनिए, कल पंचवर्षीय योजना हम टेक्निकली आपको याद करवाएंगे। क्या करवाएंगे? याद करवाएंगे। क्लियर है ना? चलिए।